हेलो एंड वेलकम। हम लोग आज बात करेंगे फैराडे लॉ के ऊपर। देखिए, पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस को सीख चुके हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जितना मास गेन होता है या रिलीज होता है इन इलेक्ट्रोड्स, उसको हम लोग याद करते हैं फैराडे लॉ से। तो आज हम लोगों का काम है फैराडे लॉ को सीखना। जैसे हम लोग फैराडे लॉ को सीख जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर जितना मास गेन हो रहा है या रिलीज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने का लायक बन जाएंगे। तो हम लोगों का काम है आज फैराडे लॉ को सीखना। तो फैराडे ने दो लॉ दिया था, किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो बारी बारी से चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो देखिए, फैराडे का पहला नियम क्या है? फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पे जितना मास गेन होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर, कितना चार्ज आप दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर जो मास गेन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? गिवन चार्ज के, कितना आप चार्ज दे रहे हैं। तो उसी को हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ये लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए, तो जो मास गेन हो रहा है वो अगर मेरा W है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे W किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल होगा? W Q के प्रोपोर्शनल होगा। Q क्या है? मेरा चार्ज है, आवेश है। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो अगर हम इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। यहां कांस्टेंट को हम Z मान लेते हैं। इक्वेशन 1, ये पहला रिलेशन निकला किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। यहां Z को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्विवेलेंट, रासायनिक तुल्यांक हिंदी में। बात समझ में आ गया? ये था मेरा फैराडे का फर्स्ट लॉ, W बराबर ZQ। बात समझ में आ गया? अब देखिए, यहां से हम लोग क्या Z का डिफिनेशन निकाल सकते हैं? इफ Q बराबर 1, अगर यहां पर हम लोग Q बराबर 1 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? W बराबर Z। बात समझ में आ रहा है? अगर हम Q का वैल्यू 1 रख देते हैं यहां पर तो W बराबर Z। तो डिफिनेशन क्या निकल कर आया? अगर हम 1 कूलम चार्ज प्रवाहित करेंगे तो मुझे जो प्राप्त होगा, इलेक्ट्रोड पर जो भार प्राप्त होगा, जब वेट प्राप्त होगा, वो किसके ऊपर, किसके बराबर होगा? केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। देखिए, इस रिलेशन को समझिए पहले। ये रिलेशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जो मास गेन हो रहा है वो किसके बराबर होगा? केमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज। तो अगर चार्ज मेरा 1 हो जाता है तो W बराबर Z। तो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोड्स और थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, then the mass we gained in electrodes is called chemical equivalent। एक कूलम आवेश प्रवाह करने पर जो मास हमें इलेक्ट्रोड पर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। हम लोग पहले ही जानते हैं, क्लास 10th में ही पढ़े थे। कुल चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। तो अगर वहां बैठा देते हम लोग, W बराबर क्या हो जाएगा? Z इंटू I इंटू टी। ये दूसरा रिलेशन, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, तो Z का डिफिनेशन जरा जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए। हम बोल देते हैं, when 1 coulomb charge flow through the electrolytes, then mass gained in electrodes is called केमिकल इक्विवेलेंट। हिंदी में, जब एक कूलम आवेश को इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित किया जाता है तब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भार को केमिकल इक्विवेलेंट यानी रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। चलिए, इस डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे Z का कैलकुलेशन किस तरह से हम लोग करते हैं। Z का कुछ रिलेशन देखते हैं। तो चलिए एक रिएक्शन मानते हैं, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर सोडियम। ये मान लेते किसी इलेक्ट्रोड पे ऐसा रिडक्शन हो रहा है। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 मोल सोडियम हमें प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आया? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करने से 1 मोल सोडियम प्राप्त हुआ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96,500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96,500, जिसे 1 फैराडे भी कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 इंटू 96,500 कूलम चार्ज के कारण
1 मोल सोडियम प्राप्त हुआ, तो सोडियम का 1 मोल मतलब उसका एटॉमिक वेट 23 ग्राम सोडियम प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रहा है? किसी भी सोडियम का 1 मोल मतलब क्या, उसका एटॉमिक वेट। तो 1 मोल सोडियम मतलब 23 ग्राम सोडियम, तो 1 इंटू 96,000 कूलम इस्तेमाल करने पे हमें कितना सोडियम मिला, 23 ग्राम। तो 1 कूलम अगर हम चार्ज लेंगे तो कितना सोडियम प्राप्त होगा, 23/1 इंटू 96,500। बात समझ में आ गया? तो ये जो प्राप्त हुआ हमें, ये क्या है, वेट है इलेक्ट्रोड पे जो कि प्राप्त होगा। तो W बराबर हम लिख सकते हैं 23/1 इंटू 96,500 लिख सकते हैं ना, ये वेट प्राप्त हुआ। थोड़े देर पहले डिफिनेशन से हम लोगों ने क्या देखा, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं तब जो इलेक्ट्रोड पर मास गेन होता है वो केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बराबर जेड है मेरा। तो जेड का हमें क्या मिला, जेड बराबर 23/1 इंटू 96,500 ये मिला। बात समझ में आया? अब देखिए यहां पर जेड बराबर 23 मेरा क्या था, एटॉमिक वेट था सोडियम का एटॉमिक वेट। बात समझ में आ गया? 1 क्या था, वैलेंसी, एन फैक्टर कहा जाता है। 1 क्या, एन फैक्टर। किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है। तो यहां पर देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो उसका वैलेंसी कितना है, 1। तो इसको एन फैक्टर मतलब NF लिख देते हैं, और 96,500 ये हमने एक रिलेशन प्राप्त कर लिया। बात समझ में आया? अब देखिए जेड बराबर दूसरा एक रिलेशन देखिए, एम क्या था मेरा, MW क्या था मेरा, एटॉमिक वेट, एन क्या था, वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी बराबर क्या होता है, इक्विलिब्रियम वेट। बात समझ में आ रहा है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। देखिए वैलेंसी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां सोडियम क्या मेरा एलिमेंट है। एसिड के लिए नीचे क्या हो जाएगा, उसका बेसिसिटी है, बेस के लिए हो जाएगा उसका एसिडिटी है। तो आप लोगों को पता है, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ का ये जो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर मतलब उसका वैलेंसी बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500। तो हम बोल सकते हैं E बराबर हमें क्या मिला, जेड इंटू 96,500। ये भी एक मेरा रिलेशन निकल करके आया। तो जेड से देखिए हम लोगों को क्या क्या रिलेशन मिला, जेड का ये एक रिलेशन मिला, ये सारे रिलेशन न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये एक रिलेशन मिला, दो रिलेशन हम लोगों को जेड से मिल गया। अब यहां जेड की जगह पर डब्ल्यू भी रख सकते हैं हम। कैसे डब्ल्यू रख सकते हैं, क्या कि हम लोगों ने कितना कूलम इस्तेमाल किया था, 1 कूलम इस्तेमाल किया था। तो जब 1 कूलम चार्ज इस्तेमाल करते हैं तो जेड और डब्ल्यू बराबर होता है। तो इस रिलेशन को हम डब्ल्यू के लिए भी सही बोल सकते हैं। चलिए बात समझ में आ रहा है कुछ? अगर इस रिएक्शन के दौरान, अब देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये एक रिलेशन। अब देखिए अब मैंने एक रिलेशन लिया एल्यूमिनियम का, ये एक रिएक्शन है। 3 एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल एल्यूमिनियम देता है। तो इसके लिए जेड क्या, यहां पर हम रिलेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 डिवाइडेड बाय इन फैक्ट एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 इंटू 96,500। यानी हम एल्यूमिनियम के लिए आराम से केमिकल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब आपने क्या प्राप्त करना है, डब्ल्यू प्राप्त करना है। तो डब्ल्यू को कैसे प्राप्त करेंगे, तो डब्ल्यू बराबर पहले हम डाटा लिख लेते हैं, मेरे पास क्या है। तो मेरे पास एन बराबर दिया हुआ है 3 है। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एन बराबर 3 हो गया। और वेट दिया हुआ है 40.5 ग्राम, इतना एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। तो निकालना क्या है, क्यू निकालना है, कितना आवेश होगा। तो देखिए क्यू और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू क्यू।
ये रिलेशन है। अब अगर हम जेड प्राप्त कर लेते हैं तो इजीली हम क्यू प्राप्त कर लेंगे क्योंकि वेट दिया हुआ है। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब देखिए जेड बराबर क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी एन फैक्टर इंटू 96,500। तो चलिए एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी 3 इंटू 96,500। ये हो गया मेरा क्या जेड। बात समझ में आ गया। चलिए तो जेड तो हमने प्राप्त कर लिया, डब्ल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इक्वेशन 1 में जेड का वैल्यू बैठाइए 27/3 इंटू 96,500 इंटू क्यू। चलिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा तब, वेट की जगह पर बैठा देते हैं, 40.5 दिया हुआ है मेरा। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 40.5 इंटू 3 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 27। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁵ कूलम। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। बात समझ में आ रहा है कुछ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल दिया हुआ है कि T बराबर 0.015 एम्पियर। हम डाटा लिख देते हैं, कितना क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन हम बोल देते हैं। और 15 मिनट्स टाइम बराबर है 15 मिनट, और निकालना है वेट निकालना है जिंक का। क्वेश्चन ने कहा है कि 0.015 एम्पियर, आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन को। जब 0.015 एम्पियर धारा 15 मिनट के लिए फ्लो किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है थ्रू जिंक सल्फेट से होकर के, तो कितना जिंक प्राप्त होगा। अगर किसी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में 0.015 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 15 मिनट तक फ्लो किया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पे कितना जिंक प्राप्त होगा, ये था क्वेश्चन। तो डाटा बना लीजिए पहले। टाइम दिया हुआ है, ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू टाइम के बीच रिलेशन एक है, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, ये हम लोगों ने पता है। चलिए तो टाइम को हमेशा सेकेंड में चेंज करना है। टाइम कितना 15 मिनट्स, तो उसको सेकेंड में कर लीजिए, 15 इंटू 60 सेकेंड। चलिए अब बैठा दीजिए, सारा प्राप्त हो जाएगा। नहीं यहां पर मिस है, जेड नहीं है, तो जेड को पहले निकालना होगा। तो चलिए तो जेड को निकालते हैं। जेड बराबर क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इंटू 96,500। चलिए एटॉमिक वेट कितना होता है जिंक का 64.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जिंक का क्या होता है 2, जिंक का वैलेंसी कितना होता है 2 इंटू 96,500, ये आ गया जेड। चलिए इसको बैठाइए इक्वेशन 1 पे, तो डब्ल्यू निकल जाएगा 64.5 2 इंटू 96,500 इंटू आई कितना है 0.015 और टी कितना है 15 इंटू 60। इसका कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 4.57 इंटू 10⁻³ ग्राम। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। चलिए एक न्यूमेरिकल्स और दिखाते हैं। ये सारा बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में भी पूछता है। यहां दिया है क्वेश्चन कि 1 मोल MnO4 को हम लिख ही देते हैं। calculate the required number of coulomb to change 1 mole MnO4 to Mn2+। यहां क्वेश्चन में बोला है कि 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2+ में चेंज करने के लिए कितना मोल
चार्ज चाहिए। तो चलिए पहले इसको आपको रिएक्शन को सॉल्व कर लेना है। रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। चार्ज बराबर क्या होता है, n इंटू एफ। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, f मतलब फैराडे। तो हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए कि MnO4 माइनस को Mn2+ में चेंज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, अगर हमें पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम इक्वेशन को बनाते हैं। MnO4 से चेंज करना है हमें क्या, Mn2+। थोड़ा नीचे लिखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इक्वेशन पहले बनाना है। MnO4 से हम चेंज करेंगे Mn2+। देखिए दोनों साइड में पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर 4 वाटर दे देंगे। तो 4 वाटर दे दिए तो इधर मेरा 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, तो इधर 8 H+ दे देंगे। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए देखिए यहां पर लगाएंगे तो Mn का +7 निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर 2 है तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। चार्ज बैलेंस हो गया, ये मेरा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2+ में चेंज करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो Q बराबर मेरा होता है NF। Q निकालना था, चार्ज निकालना था, तो N कितना हो गया 5 और 1 फैराडे मतलब 96,500 इतना कूलम। ये आ गया आंसर। बात समझ में आ गया। इस तरह का अगर आपसे पूछेगा कि x को y में चेंज करने के लिए कितना कूलम चाहिए, तो आपको सीधा क्या करना है, x और y में इक्वेशन को कंप्लीट करना है। जैसे यहां पर हम लोगों ने किया MnO4 से Mn2+ में चेंज किया और उसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस आप लोगों को पता ही है। बैलेंस करने के बाद Q बराबर NF। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NF। N मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, F मतलब फैराडे। बस कैलकुलेट कर देना, हो जाएगा। बस समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर बात पे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है। इस लॉ में क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक सेल्स को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दोनों सेल्स में अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पर जो वेट गेन होगा वह उस इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल्स के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। हम इसको विस्तार से समझाते हैं। पहले आप लोग जरा डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और इस पर डिटेल में बात करते हैं। सेकेंड लॉ में क्या कह रहा है जरा गौर से समझिए। हम 2 सेल्स बनाते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं। पहले ये एक कंटेनर हुआ, ये दूसरा एक कंटेनर हुआ। अब दोनों कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रोड डालते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोड डालें, इसमें भी इलेक्ट्रोड डालें। चलिए इसमें भी इलेक्ट्रोड डालें और इसमें भी इलेक्ट्रोड डालें। बात समझ में आ गया। ये मेरा सिल्वर इलेक्ट्रोड है और इसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। और ये मान लेते मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड है और इसमें कॉपर सल्फेट मैंने डाला हुआ है। चलिए ये मेरा कैथोड मतलब नेगेटिव, ये मेरा एनोड मतलब पॉजिटिव। ये मेरा कैथोड मतलब नेगेटिव, ये मेरा एनोड मतलब पॉजिटिव। अब क्या करना है, सीरीज में जोड़ देना है। यहां सेल रख देते हैं, सीरीज में जोड़ दिए। बात समझ में आ गया। अब देखिए इधर कैथोड में क्या होगा, सिल्वर प्राप्त होगा हमें। सिल्वर लगातार सिल्वर वेट गेन होगा और इधर मेरा कॉपर का वेट गेन होगा कैथोड में। तो बोल रहा है कि सिल्वर का जो वेट होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, बोल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड, 2 सेल है, 2 या 2 से ज्यादा सेल है, अगर इस सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और दोनों सेल्स में अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पर जब जो मास गेन होगा
उसका रेशियो किसके बराबर होगा, जो उसका रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट है उसके बराबर होगा, रेशियो के बराबर होगा। तो यानी इधर मेरा सिल्वर का वेट गेन होगा, तो सिल्वर का भार का इसका रेशियो इसके साथ कॉपर का भार बराबर क्या होगा, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट हम EAG कर देते हैं और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट का रेशियो बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं Ag का वेट डिवाइडेड बाय कॉपर का वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। बात समझ में आ गया। देखिए अब एक रिलेशन पे हम लोग बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ पहला लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर Z इंटू क्यू। तो इसके लिए चार्ज Q1 मानते हैं, इसके लिए चार्ज Q2 मानते हैं, और हम लोग पहले ही मेंशन कर दिए हैं कि Q1 और Q2 बराबर होगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q कर देते हैं। दोनों को में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो Q1 और Q2 बराबर होगा। इसके लिए जो वेट गेन हो रहा है वो W1 है, इसके लिए जो वेट गेन है वो W2 है मानते हैं। इसके लिए केमिकल इक्विवेलेंट Z1, इसके लिए Z2। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होगा, तब W1 बराबर Z1 इंटू क्यू और W2 बराबर Z2 इंटू क्यू होगा ना। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। चलिए अब अगर हम दोनों को डिवाइडेड कर देते हैं तो क्या आएगा, W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2, क्यों क्यों कट जाएगा। बात समझ में आ गया। ये आपको एक रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन ये W2 है, W1 बटे W2 बराबर Z1 बराबर मेरा क्या था, पहले फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या देखा, E बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर Z इंटू 96,500। तो Z बराबर क्या, E बटे 96,500। तो पहला सेल के लिए इक्विवेलेंट वेट E1 मान लेते हैं, 96,500 डिवाइडेड बाय, यहाँ 96,500 ऊपर चला गया, E2 हो जाएगा ना, ये कटा, तो W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। ये आ गया मेरा दूसरा रिलेशन। ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। बड़ा आसान लॉ है। तो इन रिलेशंस का यूज कहां पर होगा, न्यूमेरिकल्स में। काफी न्यूमेरिकल्स इस सेक्शन से पूछा जाता है। फैराडे लॉ का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखा जो कि फर्स्ट लॉ से सॉल्व हो सकता है, इसी तरह से सेकेंड लॉ से भी सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो डिटेल होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के। 3-4 जो रिलेशन हम लोगों ने देखा इसको थोड़ा याद रखिए, बड़ा आसान रिलेशन है, सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। फैराडे लॉ से काफी न्यूमेरिकल्स पूछता है, बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपका जेईई नीट का एग्जाम हो। तो थोड़ा रिलेशंस को देखिए, बड़ा आसान लॉ है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।